आज हमारा टॉपिक है कोस्टल लैंडफॉर्म। तो कोस्टल लैंडफॉर्म में क्या होता है, जब भी मान लीजिए सी वेव्स आती है, तो सी वेव्स क्या करती है, तो उसके फोर्स से जो रॉक है, तो रॉक का बहुत सारा पोर्शन तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ सी आर्क जैसा स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ क्या है, मेनलैंड में भी पानी घुस गया है, तो इसको हम बे कहेंगे। तो यहाँ भी एक जैसा क्या है कि ये क्लिफ जैसा स्ट्रक्चर कह सकते हैं, तो ये क्लिफ जैसे कह सकते हैं। और ये क्या है कि ये एक ज़माने में यहाँ बहुत सारा रॉक रहेगा, तो ये सारे रॉक्स माउंटेन टूट के बड़े-बड़े एग्ज़ैक्टली ये कॉलम टाइप रॉक बचे हैं, तो इसको स्टैक ऐसे कहते हैं। तो ये लंबे वाले स्टैक कह सकते हैं, और ये जो छोटे वाले हैं, इसको स्टम्प कह सकते हैं, या इसको भी हम स्टम्प कह सकते हैं। इसको स्टम्प कह सकते हैं और इसको भी स्टम्प कह सकते हैं। तो ये कोस्टल लैंडफॉर्म हमारा टॉपिक है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जियोग्राफी सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से हमने ये टॉपिक लिया है। तो ये हम इसको कह सकते हैं, तो ये बैरियर आइलैंड कह सकते हैं। तो ये बैरियर आइलैंड या सैंड बार जैसे कह सकते हैं, तो ये बैरियर आइलैंड है। और ये जो पोर्शन है मिट्टी का, तो इसको हम बीच ऐसे कहते हैं। और ये जो पोर्शन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम सी केव कहेंगे। और ये जो है ये पिक्चर, तो इसको हम ब्लो होल कहेंगे। तो ये अलग-अलग जो पोर्शन है, तो ये अलग-अलग जो फीचर्स है, वो अलग-अलग जो भी कंपोज़िशन है रॉक का, एंड वो प्रेशर कितना है वेव्स का, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो मान लीजिए ये बहुत बड़ा रॉक था एक ज़माने में, तो उस केस में क्या हो जाता है, जैसे-जैसे उसके साथ मान लीजिए सी के साथ सी वेव्स का इंटरैक्शन आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो क्रैक आना चालू हो जाता है। क्रैक बड़े-बड़े हो जाते हैं, और उससे क्या बन जाता है, तो सीव केव जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर सीव केव अगर बहुत बड़ी हो गई, और ये पूरे यानी कि आर-पार अगर इसमें से मटेरियल अगर निकल गया कंप्लीटली, तो हम इसको सी आर्च ऐसे कहेंगे। और यही सी आर्च आगे जाके अगर ये ऊपर-ऊपर जाएगी, तो ये यहाँ तक टूट जाएगी, तो यहाँ इस केस में क्या बन जाएगी, एक एक कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बाकी रह जाएगा, जिसको हम सी स्टैक कहते हैं। ये सी स्टैक है, और ये क्या है, तो ये स्टंप है। तो अगर इस पिक्चर में देखेंगे, तो ये पिलर जैसा एक स्ट्रक्चर है, ये हमारी सी केव दिख रही है। फिर ये जो जॉइंट है, तो ये एग्ज़ैक्टली देखिए, अगर हमने यहाँ देखेंगे, तो यहाँ इस रॉक को क्या है, एग्ज़ैक्टली फ्लैट सरफेस बना दिया है क्लिफ को। हम इसको क्लिफ भी कह सकते हैं। और जैसे-जैसे ये रॉक टूटता रहेगा, तो एक फ्लैट यहाँ प्लेटफ़ॉर्म बनता रहेगा, तो जिसको हम वेव कट प्लेटफ़ॉर्म कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो ये सी आर्च है, सी आर्च के ऊपर ये विंडो कह सकते हैं इसको, इसको ये स्टैक कह सकते हैं। हाँ, और ये आगे जाके और टूट-टूट के स्टम्प स्टम्प में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इरोजन और डिपोज़िशन ऐसे दोनों बात करें, तो देखिए इरोजन से यहाँ क्या बना, ये जो बड़ा हिस्सा है, तो इसको हम हेडलैंड कहेंगे। तो ये इसको हम क्लिफ ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्लिफ है, और ये जो आगे का सबसे आगे का पोर्शन है, इसको हम हेडलैंड कहेंगे। तो यानी कि ये जो एरिया है, इसको भी हेडलैंड कहा तो भी चलेगा, और यहाँ मिट्टी जमा हो गई या सैंड जमा हो गई, इसको हम बीच कहेंगे। तो ये देखिए यहाँ जो है ये स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, तो ये केव है। और उसके बाद ये सी आर्च है, ये स्टैक है, ये स्टंप है। और ये उसके बाद जो मिट्टी है इधर, अगर मान लीजिए कहीं से रिवर से आ रही है और वहाँ डिपॉज़िट हो रही है, या सी के वजह से भी अगर डिपॉज़िट हो रही, तो इसको हम स्पिट कहेंगे। तो यानी कि ये मिट्टी अगर आगे जाते-जाते अगर एक आगे जाके एक आइलैंड तक अगर जा रही है, तो इसको इस रीजन को हम टोम्बोलो ऐसे कहते हैं। अगर ये पानी में बहुत ज़्यादा अंदर तक जा रही है, तो इसको टोम्बोलो कहेंगे। तो ये फिर रॉकी आइलैट है। उसके बाद ये सैंड आइलैंड है, अगर बीच में अगर कुछ बन गया है सैंड डिपोज़िशन से, तो हम सैंड आइलैंड या आइलैंड कह सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो भी लैंड का एरिया है, तो उस लैंड के एरिया में अगर मान लीजिए पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बना है, तो उसको हम सैंड ड्यून कह सकते हैं, या उसको ड्यून कहा तो भी चलेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पानी एक लेक जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो इसको लगून ऐसे कहते हैं। और यहाँ से मान लीजिए यहाँ से रिवर आ रही है, और रिवर ओशन में जा रही है। यहाँ से रिवर आके ओशन में जा रही, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को रिवर एस्चुरी ऐसे कहते हैं। तो ये क्या है, तो मान लीजिए क्रैक है, फिर ये मान लीजिए सी केव है, ये थोड़ी बड़ी सी केव है, उसके बाद ये सी आर्च है, और ये क्या है, हेडलैंड है। इसको हम हेडलैंड कह सकते हैं। एंड इसके बाद ये स्टैक है, ये स्टंप है। तो ये सारा पोर्शन आप देख सकते हैं, तो यहाँ बे है। तो बे में क्या होता है कि अंदर तक पानी चला जाता है, और बताने जैसा कुछ यहाँ लगून है। लगून में क्या हो जाता है ना, सी का देखिए यहाँ बहुत नैरो ओपनिंग है, जहाँ से सी का पानी एक लेक जैसा जमा हो जाएगा। और एक और ये जो स्ट्रक्चर है कि अगर बहुत बड़ा अगर स्ट्रक्चर रहेगा, तो इसको ऑफशोर बार ऐसे कहते हैं। अगर छोटा स्ट्रक्चर रहेगा, तो इसको बार कहा तो भी चलेगा, या अगर बहुत अंदर रहेगा पानी में, तो इसको ऑफशोर बार कहते हैं, अगर नज़दीक रहेगा, तो इसको सिर्फ़ बार कहते हैं। और ब्लो होल यहाँ देखा हमने कि यहाँ सी केव से सरफेस तक ये कनेक्ट करता है। उसके बाद अगर यहाँ देखें, तो ये जो स्ट्रक्चर है,
तो यहाँ बे है, लगून है। देखिए बे 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 का स्ट्रक्चर जैसे-जैसे यहाँ मिट्टी से भर जाता है, वैसे यहाँ से मिट्टी से भर के नैरो ओपनिंग रहती है, तो उसको लगून कहते हैं। फिर टोम्बोलो एक एरिया है कि जहाँ से मिट्टी से जो एरिया है वहाँ अंदर जाके किसी लैंड सरफेस को कनेक्ट कर रहा है तो इसको टोम्बोलो कहते हैं। और छोटे से हिस्से को क्या कहते हैं? अगर ये छोटा-सा हिस्सा ही है तो इसको क्या कहते हैं? तो स्पिट ऐसे कहते हैं। अगर ये बहुत बड़ा एरिया है तो इसको बैरियर आइलैंड ऐसे कहते हैं। और ये बड़ा अगर कोई हिस्सा अगर आइलैंड का है उसको कनेक्ट कर रहा है तो इसको बड़े हिस्से को हम आइलैंड कहेंगे। तो कोस्टल लैंडफ़ॉर्म क्या होते हैं? तो ये नेचुरल फीचर होते हैं जो हम देख सकते हैं सी के किनारे पे, जो बनते हैं इंटरैक्शन ऑफ लैंड और सी के बीच में। तो जभी भी सी वेव चलती है, तो सी का वाटर के मूवमेंट से हमें ये स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो प्राइमरी ये कैसे इरोजन और डिपोज़िशन से फ़ॉर्म हो जाते हैं। तो ये वेव्स, करंट और टाइड इनके इंटरैक्शन का जो भी ज़मीन के साथ हो रहा है, तो उसके साथ या लैंड लैंड के साथ रॉकी लिथोस्फीयर के साथ हो रहा है, तो हमें ये दिख सकते हैं लैंडफ़ॉर्म। तो इरेज़नल लैंडफ़ॉर्म होते हैं, क्लिफ है, सी केव है, सी आर्च है, सी स्टैक है। उसके बाद डिपोज़िशनल में बीचेस, ड्यून्स, बैरियर आइलैंड, टोम्बोलो ये अलग-अलग डिपोज़िशनल कोस्टल लैंडफ़ॉर्म इरोजनल तो क्लिफ होता है, तो क्लिफ क्या होता है? एक वर्टिकल या नियर वर्टिकल रॉक फेस होता है, तो पानी जो सी शोर में पहाड़ के जैसा एक स्ट्रक्चर है, तो जिसको हम क्लिफ कहते हैं। तो सी केव्स क्या है कि जैसे-जैसे क्रैक बढ़ने लगते हैं रॉक में, तो उससे अगर क्रैक बढ़ गए, तो उसको हम सी केव्स कहेंगे। तो सी आर्च क्या है कि अगर सी केव जो है, अगर बहुत बड़ी हो गई, तो इसको हम सी आर्च ऐसे कहेंगे। तो सी स्टैक क्या है? तो जैसे ही सी आर्च बहुत बड़ी होकर अगर टूट गई, जिसकी वजह से आइसोलेटेड एक कॉलम जो पानी में छूट जाता है पीछे, तो उसको ही क्या कहते हैं? तो उसको हम सी स्टैक कहते हैं। और छोटा अगर मान लीजिए ज़्यादा इरोड होने के बाद छोटा अगर स्टैक अगर बचता है तो उसको हम स्टंप कहते हैं। तो वेव कट प्लेटफ़ॉर्म क्या है? ये फ्लैट सरफेसेस है नियर द एट द बेस ऑफ द क्लिफ। तो फ्लैट सरफेसेस को ही हम क्या कहेंगे? तो वेव कट प्लेटफ़ॉर्म कहेंगे। तो हेडलैंड क्या है? तो एरिया ऑफ द लैंड जस्ट आउट इंटो द सी ऑफ़न फॉर्मिंग अ क्लिफ। यानी कि जो पहाड़ों का हिस्सा पानी में आया है, तो उसके सबसे जो आगे तक आया हुआ जो हिस्सा है, इसको हम हेडलैंड ऐसे कहेंगे। एंड बेस क्या है? तो दीज़ आर द इंडेंशन इन द कोस्टलाइन, यानी कि जब कोस्टलाइन होती है, तो कोस्टलाइन का पानी अगर मेनलैंड में अगर जा रहा है तो उसको ही हम बेस ऐसे कहेंगे, ऑफ़न फॉर्म्ड बिटवीन द हेडलैंड। तो ये ब्लो होल क्या होता है? दीज़ आर द वर्टिकल शाफ्ट दैट कनेक्ट द केव टू द सरफेस। तो ब्लो होल से क्या होता है? तो सी केव क्या होती है? तो सी केव ऊपर के सरफेस तक अगर मान ली कट हो गई, तो वहाँ से ऊपर से ब्लो होल में से पानी समुद्र का बाहर आने लगता है। उसके बाद बीच क्या है? तो मान लीजिए डिपॉज़िट है ऑफ सैंड, ग्रेवल, पेबल अलोंग द शोर लाइन, तो ये सारे जब जमा हो जाते हैं तो हमें बीचेस मिलते हैं। तो ड्यून क्या है? छोटे-छोटे पहाड़ है जो सैंड से बने जाते हैं बाय द फॉर्मेशन बाय द विंड अलोंग विद द शोर लाइन। तो ज ज जैसे ही हवा से अगर मान लीजिए कोई मिट्टी उड़ के उससे पहाड़ बना रही है, तो उसको हम ड्यून कहेंगे। स्पीड क्या है? दीज़ आर द इलोंगेटेड स्ट्रेच ऑफ लैंड और शिंगल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मेनलैंड इनटू द सी। यानी कि मान लीजिए कुछ जो सैंड या शिंगल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सी तक अगर आ रहा है, तो उसको हम स्पीट ऐसे कहेंगे। एंड बार क्या है? तो दीज़ आर द सबमर्ज और पार्शियली सबमर्ज रीजेस ऑफ सैंड और शिंगल्स। तो यानी कि अगर मान लीजिए अगर स्पीट अगर बहुत थोड़ा बड़ा रहेगा तो उसको हम बार कहेंगे। तो बैरियर आइलैंड क्या है कि अगर मान लो बार बहुत ही बड़ा हो गया तो उस केस में लॉन्ग एंड नैरो आइलैंड ऑफ सैंड दैट रन्स पैरेलल टू द मेनलैंड कोस्ट। तो यानी कि अगर बहुत बड़ा अगर ज़्यादा डिपोज़िशन है तो उसको हम बैरियर आइलैंड ऐसे कहेंगे। तो टोम्बोलो क्या है कि जो जो भी हमारा स्पिट है, जो स्पिट अगर बैरियर आइलैंड तक अगर आ रहा है, तो उतने स्ट्रक्चर को हम टोम्बोला से कहेंगे। तो सैंड और ग्रेवल रीजन दैट कनेक्ट एन आइलैंड टू द मेनलैंड। तो उसके बाद एस्चुरी क्या है? तो ये अदर लैंडफॉर्म है कि जहाँ भी रिवर मीट करती है सी को, और वो एरिया क्या होता है कि ब्रैकिश वाटर से भरा होता है, यानी कि सॉल्ट वाटर से भरा रहता है, तो उसको एस्चुरी ऐसे कहते हैं। एस्चुरी एक अलग टाइप का ही इकोसिस्टम बनाता है। तो लगून क्या है? जभी भी सी का वाटर है, तो वो शैलो वाटर बॉडीज़ जब मेनलैंड पे छूट जाता है पीछे किसकी वजह से? तो सैंड बार की वजह से या बैरियर आइलैंड के वजह से। तो एक लगून यानी लेक टाइप स्ट्रक्चर, सॉल्टी लेक कह सकते हैं। सॉल्टी लेक का स्ट्रक्चर जो है, तो उसको हम लगून कहेंगे। तो सॉल्ट मार्शेस क्या है? तो कोस्टल वेटलैंड दैट आर फ्लडेड एंड ड्रेन्ड बाय द सॉल्ट वाटर टाइड। यानी कि जब भी टाइड आती है, तो टाइड जब रिसीड होना चालू होता है, यानी पीछे जब जाना चालू हो जाता है, बहुत सारा पानी कहाँ रहता है? समुद्र का मेनलैंड पे ही रह जाता है, और उससे क्या बनते हैं? तो सॉल्ट मार्शेस बनते हैं। तो सॉल्ट मार्शेस से ही क्या करते हैं हम? सॉल्ट जो है, तो सॉल्ट का प्रोडक्शन करते हैं।
अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये इसके डिटेल्स है। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching। Thank you। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing। Thank you।